Very good morning to all of you. ACH वाले रूम में रख दीजिए. पढ़ाई चल रही है. कल टिश्यू पूरा हो गया था ना आपका. न्यूरल टिश्यू कुछ लिखवाना बचा हुआ था शायद. वैसे पूरा हो गया था ना. ग्लियल सेल बस बताना है ना. चलो ओके. कल आपकी क्लास है, आपको पता है ना बच्चों. ठीक है. AN 283 ना. चलो तो पहले कंप्लीट कर देते हैं न्यूरल टिश्यू को. तो न्यूरल टिश्यू में का न्यूरॉन बताया था आपको, है ना. और दूसरा आपको क्या बताया था बच्चों. दूसरा आपको बताया था माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बताया था. ठीक है. तो पूरा बता दिया था ना. श्वान सेल वगैरह सब लिखा कहाँ तक था आपने. न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन लिखा था. चलो लिखो इसमें आगे. राइट डाउन द साइटोन हैज प्लीज आइए ना. साइटोन मतलब सेल बॉडी वाला, है ना. साइटोन हैज पहला पॉइंट सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस. साइटोन हैज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस. सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया. थर्ड राइट डाउन निसल्स ग्रैन्यूल्स. और निसल ग्रैन्यूल बना किसका हुआ है बच्चों. mRNA एंड RER. वेरी गुड. निसल्स ग्रैन्यूल्स mRNA प्लस RER. निसल्स ग्रैन्यूल्स mRNA प्लस RER. ठीक है. और न्यूरोफिब्रिल्स. लास्ट पॉइंट क्या है आपका. न्यूरोफिब्रिल्स. ये सारी चीजें कहां पे हैं. सेल बॉडी में. ठीक है. निसल ग्रैन्यूल्स और लास्ट में क्या लिखोगे. न्यूरोफिब्रिल्स. ठीक है. फिर लिखो डेंड्राइट्स आर. नेक्स्ट पॉइंट. डेंड्राइट्स आर एफरेंट प्रोसेस. Dendrites are afferent process which take the signal. Dendrites are afferent process which takes the signal to the cell body. Which takes the signal to the cell body. ठीक है. फिर नीचे लिखो इट कैन बी सिंगल और मल्टीपल. डेंड्राइट में ही लिखना है. इट कैन बी सिंगल और मल्टीपल. Then write down axon.
एक्सॉन में लिखो ऑल्सो कॉल्ड, एक्सॉन में लिखो बच्चों ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, एक्सॉन में लिखो ऑल्सो कॉल्ड nerve fiber. It is the efferent process, it is the efferent process, it is the efferent process of the cell, efferent process of the cell, efferent process of the cell. It carries the signal, it carries the signal, it carries the signal away from the cell body, carries the signal away from the cell body, carries the signal away from the cell body, away from the cell body. Then write down next point. It is always single, हमेशा सिंगल होगा. It is always single, it is always single, it is always single. Then write down next point. Then write down next point. At the nerve ending, at the nerve ending, at the nerve ending, the signal slash impulse, the signal slash impulse is transmitted to, the signal slash impulse is transmitted to other neuron or other cell, other neuron or other cell, other neuron or other cell with the help of, कैसे होता है सिग्नल का ट्रांसमिशन? with the help of neurotransmitter, with the help of neurotransmitter, with the help of neurotransmitter, neurotransmitter. ठीक है, एक और चीज लिख लो. It may stimulate, it may stimulate, it may stimulate, it may stimulate, may stimulate or inhibit, it may stimulate or inhibit the other cell, it may stimulate or inhibit the other cell, it may stimulate or inhibit the other cell. ठीक है, अब ये जो आपने लिखा है ना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है. अब आप देखो आपने लिखा क्या है. आपने ये लिखा है कि नर्व एंडिंग पर, मैंने क्या बताया था, ये क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है न्यूरो ट्रांसमीटर. तो आपने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस या जो सिग्नल और इंपल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचती है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर के हेल्प से इसके दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. ठीक है. दूसरी बात आपने क्या लिखा है कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ये अदर सेल को स्टिमुलेट भी कर सकता है और या क्या कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है. इसका मतलब है ना कि एक न्यूरॉन, बच्चों, एक न्यूरॉन नर्व सेल सिग्नल पास कर सकता है 3 अदर सेल्स को. या तो न्यूरॉन का सिग्नल न्यूरॉन में जाता है, या न्यूरॉन का सिग्नल मसल को मिल सकता है, और या न्यूरॉन का सिग्नल किसको मिल सकता है, ग्लैंड को मिल सकता है. ठीक है. न्यूरॉन से न्यूरॉन सिग्नल कहां कहां जा सकता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू मसल. मसल स्टिमुलेट होगा या इनिबिट होगा. स्टिमुलेट होना मतलब कंट्रैक्शन करेगा, इनिबिट हो जाएगा मतलब कंट्रैक्टेड है तो रिलैक्स करेगा.
ठीक है। और किसको जा सकता है? ग्लैंड को। ग्लैंड को क्यों जाता है? क्योंकि जब ग्लैंड को सिग्नल जाता है तभी वो अपना क्या करता है? सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो यही चीज आपने लिखी है कि ये जो न्यूरॉन से अदर सेल में सिग्नल पास होता है, ये स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि सेल जंक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने? फटाफट बताओ। सेल जंक्शन अभी तो पढ़ाया था, क्या बताया था? When plasma membrane of two adjacent cells are in contact, दो सेल क्या होने चाहिए? कॉन्टैक्ट में, तभी जंक्शन बनता है। अब आप ये डायग्राम देखो, ये जो मैंने यहां बनाया हुआ है, क्या आपको बच्चों, ये तो न्यूरॉन की नर्व फाइबर एंडिंग है, ये दूसरा सेल है जिसको ये सिग्नल पास करने वाला है। ये कोई दूसरा न्यूरॉन है या ये मसल है या ग्लैंड जो भी है। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है? कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तो क्या यहाँ जंक्शन हो सकता है? क्या यहाँ जंक्शन हो सकता है? बाय डेफिनेशन तो नहीं हो सकता, बट ये जंक्शन है एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन। ये जंक्शन है। हालांकि आप बोलोगे कि मैम आपकी डेफिनेशन ही गलत हो गई कि मेम्ब्रेन कांटेक्ट में होना चाहिए। मेम्ब्रेन कांटेक्ट में है ही नहीं, बट फिर भी मैं क्या बोल रही हूं, यहां पे जंक्शन है और इसी जंक्शन को क्या कहते हैं? इसी जंक्शन को बोला जाता है साइनैप्स। साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो साइनैप्स एक तरह का क्या है? स्पेशल जंक्शन है। साइनैप्स एक तरफ का क्या है? स्पेशल जंक्शन है। किसके किसके बीच में बन सकता है? न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू नर्व सेल, मतलब न्यूरॉन टू मसल सेल या न्यूरॉन टू ग्लैंड सेल। ठीक है, क्योंकि दो सेल के बीच में ही बनेगा ना। ठीक है, और ये जो सिग्नल पास होता है ये इसी जंक्शन पे होता है, इसको क्या कहते हैं आप? सिनैप्स। इसीलिए सिनैप्स वाले जगह पे ये नॉब दिखता है, जिस नॉब को आप क्या कहते हैं? साइनैप्टिक नॉब। इसीलिए इसका नाम सिनैप्टिक नॉब है, क्योंकि ये नॉब कहां दिख रहा है? साइनैप्स पे। ये नॉब कहां दिख रहा है? साइनैप्स पे, इसलिए नॉब को क्या कहते हैं आप? साइनैप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आप देख लो, आप बहुत बार इसको पढ़ने वाले हो आगे। आप बहुत बार, मान लो एक न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है, नॉर्मली आप उसको क्या बोल सकते हो? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो भी एक सिनैप्स है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि किसका जंक्शन है वो? न्यूरॉन और मसल का। यहां मैंने बताया ना, इस तरह के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनैप्स। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिनैप्स। ये मैं जब पूछूंगी ना मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, तो ये याद होनी चाहिए बात। ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मेंशन होगा और मैं पूछूंगी आपसे, और वो आई थिंक 6 चैप्टर है आपका, तो तब तक आपको ये बात क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। राइट डाउन, राइट डाउन। द स्पेशलाइज्ड जंक्शन, the specialized junction, the specialized junction between, the specialized junction between neuron, the specialized junction between neuron with other neuron, the specialized junction between neuron with other neuron, with other neuron or muscle cell, और मसल सेल, और मसल सेल, मसल सेल और ग्लैंड, और ग्लैंड, और ग्लैंड is called as synapse, is called as synapse. ठीक है, और एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिखो। द नर्व फाइबर, एक मिनट बच्चों, चलो लिखो। द नर्व फाइबर इज, द नर्व फाइबर इज कवर्ड विद, कौन सा सेल कवर करता है नर्व फाइबर को?
वेरी गुड. द नर्व फाइबर इज कवर्ड विद श्वान सेल. श्वान की स्पेलिंग लिख दो. द नर्व फाइबर इज कवर्ड विद श्वान सेल. श्वान सेल ब्रैकेट में लिखो अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल. ये एक तरह का क्या है, क्या बताया था मैंने, ग्लियल सेल है, सपोर्टिंग सेल है. अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल. अ नर्व फाइबर इज कवर्ड विद श्वान सेल. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल. द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों इसके मेम्ब्रेन को, न्यूरी लेमा. द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल, द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल इज कॉल्ड न्यूरी लेमा. द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल इज कॉल्ड न्यूरी लेमा. उस दिन जो आप लोगों से शीट भरवाई थी 90 अबव वाली, उसमें आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने भरा था कि नहीं भरा था? नहीं भरा था. उस शीट में आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने नहीं भरा था. कितने बच्चे आईसीएसई बोर्ड के, कितने का हाथ खड़ा करवाया था अबव 85 वाले? प्रॉपरली हाथ खड़ा करो ना. आपके कितने थे बच्चा? 94. आपके 85, 94. कल ना 1:15 बजे, 1:15 नहीं, कितना टाइम दिया तुम लोग को? 2:30. कल 2:30 आ जाना आप लोग भी, ठीक है? और भी कोई है? बिहार बोर्ड का अबव 80% वाला भी कोई था ना? कितने थे? 80. आपके 83. आपके बच्चा 90 बिहार बोर्ड में कैसे आ गए आपके? ये चारों को मैं पर्सनली बोल रही हूं, कल 2:30 बजे आना आपको. कहां पे बोला है मुजम्मिल लाने के लिए? 305 में आ जाना है, ठीक है? और ये जो बच्चे हैं ना, आईसीएसई के 2 बच्चे और बिहार बोर्ड वाले ये 4 बच्चे, ये मेरे को प्लीज नाम दे देना अपने, अभी जाते हुए एक लिस्ट में दे देना, ठीक है? चलो, सो राइट डाउन द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल. द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल, द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल is called, the membrane of Schwann cell is called neurolemma. The membrane of Schwann cell is called neurolemma. Neurolemma देखा सबने? अब मेरे को बताओ, कल श्वान सेल माइलिन सिक्रीट करेगा कि नहीं, इसके बेसिस पे किसको क्लासिफाई किया था आपने? न्यूरॉन को, डेंड्राइट को, एक्सॉन को? एक्सॉन को, मतलब नर्व फाइबर को बोलो. न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन नहीं है ये. किसका क्लासिफिकेशन था? नर्व फाइबर. वेरी गुड. तो लिखो नर्व फाइबर और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. लिखो नर्व फाइबर या एक्सॉन और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे आप. एक तरफ लिखोगे माइलिनेटेड और एक तरफ लिखोगे नॉन माइलिनेटेड. ये सब आपके चैप्टर्स में आगे आएगा और आपको याद रखना है बच्चों. पढ़ पढ़ के भूलते जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का. एक तरफ लिखोगे बच्चों माइलिनेटेड और एक तरफ आप लिखोगे नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड और एक तरफ आप लिखोगे नॉन माइलिनेटेड. एक तरफ माइलिनेटेड और एक तरफ नॉन माइलिनेटेड. नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. लिख लिया? नाउ राइट डाउन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ. माइलिन शीथ, शीथ मतलब क्या होती है? कवरिंग. शीथ मीन्स कवरिंग. ब्रैकेट में लिखना सिक्रीटेड बाय श्वान सेल. माइलिन शीथ कौन बनाता है? श्वान सेल बनाता है. सिक्रीटेड बाय श्वान सेल. कवर्स द एक्सोलेमा. माइलिन शीथ कवर्स द एक्सोलेमा. दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखोगे नोड ऑफ रैनवियर सीन. नोड ऑफ रैनवियर सीन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे गलती करते हैं, नोड ऑफ रैनवियर पे न्यूरीलेमा हमेशा क्या होगी? प्रेजेंट. और माइलिन क्या होगा यहां पे? एब्सेंट. न्यूरीलेमा प्रेजेंट, माइलिन एब्सेंट.
2 पॉइंट्स आपको माइलिनेटेड में लिखना है और लास्ट में आपको लिखना है फास्टर कंडक्शन। क्या बोला था फास्टर कंडक्शन के नाम को? सॉल्टेटरी, याद है ना? क्योंकि सॉल्टेयर इज अ गेम, सॉल्टेयर एक गेम होता है। Myelin sheath secreted by Schwann cell covers the exolemma. Node of Ranvier seen जिसमें न्यूरीलेमा प्रेजेंट होता है, माइलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है नोड पे। और कंडक्शन ये क्या करता है बच्चों? फास्टर, क्योंकि सिग्नल क्या करता है? जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ये आप दोबारा पढ़ोगे, अभी आपको इसलिए पढ़ाया है कि दोबारा जब पढ़ो तो ये रिकॉल करो और अच्छे से याद हो। ये दोबारा पढ़ोगे आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। फास्टर कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन। नोड ऑफ रैनवियर पे माइलिन एब्सेंट, न्यूरीलेमा प्रेजेंट, माइलिन एब्सेंट, न्यूरीलेमा प्रेजेंट। डन हो गया सबका? डन ऑल ऑफ यू? सबका हो गया? दूसरी तरफ लिखो, नॉन माइलिनेटेड में लिखो माइलिन शीथ एब्सेंट। नॉन माइलिनेटेड में आपको लिखना बच्चों, इन नॉन माइलिनेटेड यू नीड टू राइट माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट। यहां पे माइलिन शीथ ही नहीं होती, तो क्या यहां श्वान सेल भी नहीं होगा? होगा, इसीलिए श्वान सेल वाला पॉइंट कॉमन है, वो आपको पहले ही लिखवाया है। ठीक है, श्वान सेल वाला पॉइंट दोनों तरह के नर्व फाइबर के लिए क्या है? कॉमन है। ठीक है, माइलिन शीथ एब्सेंट। कंपैरेटिवली अगर आप इससे कंपेयर करोगे, कंपैरेटिवली कंडक्शन क्या है? स्लो है। वैसे तो कंडक्शन फास्ट है, पर कंपेयर करोगे तो स्लो दिखेगा सॉल्टेटरी से। कंपैरेटिवली कंडक्शन स्लो, कंपैरेटिवली कंडक्शन स्लो, कंपैरेटिवली कंडक्शन स्लो, कंपैरेटिवली कंडक्शन स्लो। लिखा? सबका हो गया? डन ऑल ऑफ यू? ये पूरा हो गया आपका न्यूरल टिश्यू, ये आपका टिश्यू पूरा हो गया, ये आपका टिश्यू क्या हो गया? पूरा। अब आप आराम से, आज फ्राइडे है, कल तो आपकी क्लास है ना? क्लास मिस हो गई थी, कर लो क्लास, क्योंकि अभी कोई टेस्ट का प्रेशर नहीं है ना आप पे, है ना? तो आराम से एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हो फिर, ताकि आपका सिलेबस स्मूथली चलता रहे। ठीक है, दूसरी चीज है, अब आप टिश्यू का क्वेश्चन करोगे बच्चों। ठीक है, एक क्लास हम लोग कभी भी, क्योंकि मेरे को पता अभी मैं पूछूंगी तो एनसीईआरटी सबने पढ़ी नहीं होगी, है ना? और अभी मैं पूछूंगी तो क्वेश्चंस भी आपने किए नहीं है। जब भी आप कर लोगे, नेक्स्ट वीक रखें, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक रखते हैं, एक वीक और ले लो आप। इस आने वाले वीक के बाद वाला जो वीक है, मतलब एंड ऑफ मई वाला जो वीक होगा, उस वीक में हम लोग एक क्लास एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी रीड करेंगे। जो एनसीईआरटी का है मैं उसको यहाँ ओपन करके रीड करेंगे हम उसको, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं दोबारा से हम देख के समझ पाए उसको। और जितने क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में आपको दिक्कत है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, मैम आपने ये समझाया था उस टाइम नहीं पता चला था, दोबारा बता दीजिए। 1 क्लास विल बी फॉर दिस, ताकि आने वाले टेस्ट से पहले दोबारा से आपका ये अच्छे से क्या हो जाए? प्रिपेयर। तो एक हफ्ता काफी है, एक हफ्ता क्या, 1.5 हफ्ता, अगला पूरा हफ्ता आपके पास है, उसके अगले हफ्ते हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इज इट एनफ? कर लोगे तब तक क्वेश्चंस? आराम से धीरे धीरे करके कर लोगे? ठीक है, बिकॉज मैं दोबारा बता रही हूं बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ो, चीजों को याद करो और तब टाइमर लगा के क्वेश्चन करो। अभी हो सकता है आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टाइमिंग धीरे धीरे क्या होनी चाहिए? इंप्रूव। क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन आपने किए, टाइमर लगा के करना है, देखो कि 100 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और ये टाइमिंग अपनी क्या करनी है? इंप्रूव करनी है। वरना मैक्सिमम बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मैम पेपर ही छूट गया 11th में आके, मैम घर पे तो हो जाता था, यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि घर पे 5 घंटे में होता था ना, तो टेस्ट में 3 घंटे में कहाँ से हो जाएगा? समझ आ रहा है आपको?
टाइमर लगा के, और आंसर देख के क्वेश्चन नहीं, याद कर लेना है, चैप्टर को पढ़ लेना है 2-3 बार। याद मतलब क्या, रटना ऐसे नहीं है बैठ के कि रट रहे हैं ऐसे, 2-3 बार पढ़ना इज याद करना। उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन बंद करके तब क्वेश्चन करना है, तब आपको पता चलेगा कि चीजें आपको समझ आई हैं या नहीं आई हैं। जितने क्वेश्चन में डाउट है सर्कल करो उसको, ठीक है। वी विल हैव अ डिस्कशन फॉर एनसीईआरटी एंड 25 क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे हर चैप्टर में हम ऐसे करेंगे, ताकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और दोबारा मैं बता रही हूं कि ये अब आपकी मेहनत है, आप करोगे तो आपको इस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट लगेगा, आपको इसका फायदा मिलेगा, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही टिश्यू बीतेगा, फिर ब्रीदिंग बीतेगा, बायोमोलिक्यूल बीतेगा, फिर चीजें बीतती चली जाएंगी, फिर आपको लगेगा इतना लैग हो गया है, तो फिर आप रहने ही देते हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करो अभी से। नाउ कंप्लीट हो गया ये आपका। अब हम पढ़ेंगे, आपको 2 एनिमल्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी। पहले तो ये सब टर्म आपको बता देती हूँ, मॉर्फोलॉजी क्या और ये सब क्या है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अच्छा, आपको एक और चीज बता देती हूँ, एनसीईआरटी का ये वाला पेज देख रहे हो बच्चों, आप ओपन करो, ये वाला पेज देख रहे हो आप, हर चैप्टर के स्टार्टिंग का ये पेज, इसको छोड़ देते हो ना, यू सुनो सुनो थोड़ा आराम से, कौन कर रहा है ऐसे, ये शांत होगी थोड़ा सा। हटना हटना उधर, ये चुप, इनको याद, आप रोक दीजिए, वहां पे रोक दीजिए, ब्रेक होगे ना, हाँ रोक, सुनेगा नहीं तो वहां से रोक दीजिए। यहां से पीछे करवा दीजिए, पीछे करवाइए, यहां से वहां जाके खड़े होइए, कोई हल्ला नहीं करेगा। का ये वाला पार्ट देख रहे हो बच्चों आप, दिस द इंट्रोडक्शन पार्ट, नॉर्मली वी स्किप दिस पार्ट, और जो चैप्टर की समरी है ना, चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, पर हर चैप्टर के लास्ट में आपको ये समरी दिखेगी। नॉर्मली वी डोंट स्टडी दिस, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड समरी पार्ट कई बार बच्चे स्किप कर जाते हैं, आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बार आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी समरी और इंट्रोडक्शन से आए हैं, दिस समरी एंड इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हर मतलब साइंटिस्ट के नाम, फादर ऑफ इकोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, मतलब कुछ भी जो कि आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, तो एवरी इंट्रोडक्शन, एवरी समरी, और आपको इस बुक के बारे में पता है, आपकी बुक है ना, ओके थैंक यू, और आपको ये पता है बुक, आई डोंट नो 10th लेवल तक आती है कि नहीं है, 11th से आती है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आती है 10th में भी, हाँ, तो ये 11th-12th की भी आती है। 11th-12th की जो एग्जाम्पलर है उसमें आपके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर जो क्वेश्चंस के होते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। तो हमने इस बार जब पेपर को एनालाइज किया तो हमने देखा कि एग्जाम्पलर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हैं उसी को नीट एनटीए ने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया हुआ था, मतलब जो वेरी शॉर्ट आंसर्स टैब में दिए हुए थे थ्योरेटिकल पार्ट, उसी से उसने एमसीक्यू बनाया हुआ है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बायो, बायो के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड वन टाइम ऑलवेज सॉल्व द एग्जाम्पलर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जोलॉजी हो, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दोनों आपको सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन आया था बच्चों, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, फेटर्नल ट्विंस करके आया था, रिप्रोडक्शन में, थ्योरी पार्ट में पूरे चैप्टर में कहीं वो मेंशन नहीं है, वर्ड ही मेंशन नहीं है,
बट फैटर्नल ट्विन पे क्वेश्चन एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बस एक वर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ रहे हो आप? तो शुरू से ही आप ये हैबिट बना लोगे ना तो फिर कुछ छूटेगा ही नहीं, शुरू से हैबिट बना लोगे तो छूटेगा ही नहीं, जरूर पढ़ना आपको, ठीक है? नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। मैंने आपको बोला कि अब हमें पढ़ना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हालांकि आपके लिए समझना अभी ये थोड़ा टफ होगा, वी वांट कि ये पार्ट हम लोग लास्ट में पढ़ाएं, बट हमें ऐसे हमारा स्केड्यूल बना हुआ है कि हमें ये पार्ट अभी पढ़ाना है आपको। थोड़ा सा आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको सिस्टम समझने में आसानी होती है, अभी आपने कुछ सिस्टम पढ़ा नहीं है ना? तो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको जितना समझ पाओ समझो और फिर इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? आपने पढ़ा कि हायर लेवल जो भी एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है? और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, बॉडी के काम करने की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, और हाईली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बॉडी परफॉर्म कर पाता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बॉडी क्या कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, ठीक है? अब जब भी हम किसी, अगर मैं एनिमल के टर्म में बात करूं तो जब भी हम किसी एनिमल के एक्सटर्नल फॉर्म को पढ़ते हैं, whenever we study the external form or structure of the animal body, तो हम इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और जब हम बच्चों पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जब हम बॉडी के किसको पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं एनाटॉमी। हम इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। और आपकी एनसीईआरटी ने ना एक बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है, लिखा ना, देखो कैसे लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, ये तो बड़ा मतलब बेसिक चीज लिखी है, मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर। एक्सटर्नल जो फॉर्म है या फीचर है वो मॉर्फोलॉजी हो गई। उसके नीचे उसने लिखा है कि एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। देख रहे हो, एनाटॉमी में ही मॉर्फोलॉजी घुसा दी है, और यही लाइन आपको याद करनी है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये कहना क्या चाह रहा है ना, ये कहना चाह रहा है कि इंटरनल ऑर्गन आप पढ़ रहे हो, मान लो आप स्टमक पढ़ रहे हो, ठीक है? तो स्टमक पढ़ने का मतलब बहुत कुछ पढ़ना होता है। स्टमक पढ़ने का मतलब स्टमक की ब्लड सप्लाई कौन है वो पढ़ो, फिर स्टमक के सराउंडिंग में मसल्स कौन से हैं वो पढ़ो, फिर स्टमक के सराउंडिंग में ऑर्गन्स क्या हैं वो पढ़ो, स्टमक की नर्व सप्लाई कौन कर रहा है वो पढ़ो, फिर स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ो कि पूरा स्टमक काम कैसे करता है। तो स्टडी ऑफ स्टमक इन्वॉल्व्स ऑल दैट, बट आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ स्टमक का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। आपको सिर्फ स्टमक का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। मतलब द स्टडी ऑफ, जब आप किसी स्टमक के फॉर्म को पढ़ोगे तो आप स्टमक की क्या पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो। स्टमक के फॉर्म को पढ़ रहे हो ना, तो स्टमक की क्या पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी। पर स्टमक है कैसा ऑर्गन, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो आप किस ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, एक्सटर्नल या इंटरनल? मान लो आप स्किन के बारे में पढ़ रहे हो तो एक्सटर्नल पढ़ रहे हो, तो दैट विल कम अंडर मॉर्फोलॉजी। बट जब आप स्टमक के टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो कि स्टमक किससे बना है, तो स्टमक तो अंदर है ना, तो जब आप स्टमक की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे, एनाटॉमी कहोगे। ठीक है, बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। जैसे किडनी की स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो क्या पढ़ रहे हो, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, क्योंकि किडनी क्या है, क्या बाहर से ही दिख जाता है, एक्सटर्नली विजिबल है क्या, इंटरनल है ना। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में पढ़ने को बहुत कुछ है, पर आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ उसका क्या पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखती है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो पढ़ रहे हो,
पर किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो इंटरनल ऑर्गन्स की। मॉर्फोलॉजी किसकी आप पढ़ रहे हो बच्चों? इंटरनल ऑर्गन्स की। और इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी के। ठीक है। अगर मैंने बोला आप एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर पढ़ें, जिसका मतलब है एक्सटर्नल विजिबल फीचर के बारे में पढ़े। क्या किडनी विजिबल फीचर है? क्या स्टमक विजिबल फीचर है? क्या हार्ट विजिबल फीचर है? क्या लंग विजिबल फीचर है? तो ये सब अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो? एनाटॉमी पढ़ रहे हो। स्किन पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो। बक्कल कैविटी पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? विजिबल नहीं है क्या? ये दिखता नहीं है? दिख तो रहा है, दिखता है ना। टीथ पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? हेड पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? ठीक है। किसी एनिमल में एंटीना है, पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? अगर उसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हो तो समझ आ गया? ये डिफरेंस है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल विजिबल फीचर, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी, इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। और ये हमें किसका किसका पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉकरोच का, और हमें पढ़ना है फ्रॉग का। फ्रॉग का तो बहुत इजी है। फ्रॉग इज वेरी इजी। मतलब फ्रॉग इज इजी। ह्यूमन तो पढ़ा ही नहीं ना आपने। ह्यूमन पढ़ के फ्रॉग पढ़ते हो तो बड़ा इजी लगता है, क्योंकि फ्रॉग का बेसिक बेसिक सब कुछ ह्यूमन जैसा ही है। ठीक है। कॉकरोच का अलग है सब कुछ। कॉकरोच का भी हमारे जैसा है। कॉकरोच का भी हमारे जैसा है। कॉकरोच का अलग है। कॉकरोच का क्या है? अलग है। फ्रॉग का काफी सिमिलर है। फ्रॉग का क्या है? काफी सिमिलर। ठीक है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच। पहले हम पढ़ेंगे आज कॉकरोच। ये सब लिखवा दूंगी अभी आपको। नाउ अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा आपको टर्म्स सुन के लगेगा कि ये क्या ही बोल रही है मैम। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जो स्पीशीज आप पढ़ रहे हो वो यही पढ़ रहे हो, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है। ये जो कॉकरोच आप पढ़ रहे हो, ये सबसे पहले तो आपको ये पता है ना, एनिमल तो एक बड़ा किंगडम है। एनिमल एक बड़ा, टेक्सॉन पढ़ लिया आपने? टेक्सॉन पढ़ लिया? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा? चलो देखो ये क्या होता है, ये बता देती हूँ क्या होता है। मान लो एक बड़ा सा ग्रुप है। एक बड़ा सा क्या है? ग्रुप। फिर आपने उसके कुछ फीचर लेके उसको एक सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर कुछ और फीचर लेके उसको फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही एनिमल्स तो बहुत सारे हैं ना। फिर एनिमल्स के कुछ फीचर के बेसिस पे हमने उसको क्या किया? फाइलम में डिवाइड किया। फिर फाइलम में भी अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके कुछ फीचर के अकॉर्डिंग हमने उसको किस में डिवाइड किया? क्लास। जैसे एक एग्जांपल देखो, एनिमल्स तो है। अब एनिमल में 11 फाइलम्स है। एनिमल में 11 क्या है? फाइलम। ठीक है। जिसमें से कॉकरोच का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच का फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम है। ठीक है। अब फाइलम में बहुत सारे एनिमल्स हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में सुनो कौन कौन आता है? प्रॉन्स, क्रैब्स, एंट, बटरफ्लाई, कॉकरोच। सब अलग अलग है ना। स्कॉर्पियो, स्पाइडर, सब अलग अलग है ना, पर सब में कुछ कुछ फीचर कॉमन होंगे। तो उन कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग हमने फाइलम को डिवाइड किया क्लास में। फाइलम को किस में डिवाइड किया? क्लास। तो कॉकरोच की क्लास है इंसेक्टा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। और अगर बेटर बोलोगे तो हेक्सापोडा। पोडा मतलब होता है लेग्स, हेक्सा मतलब 6। तो कैसा इंसेक्ट है ये? हर इंसेक्ट 6 लेग्स का ही होता है। कोई भी इंसेक्ट हो कितने लेग्स का होता है? 6 ही लेग्स का होता है। ठीक है। क्लास इंसेक्टा मतलब हेक्सापोडा मतलब कितने लेग्स? 6। या बोलो 3 पेयर्स, या क्या बोलोगे? 3 पेयर्स। इसका भी मतलब बता देती हूँ। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है? जॉइंट, या जॉइंटेड बोल लो। पोडा मतलब अगेन लेग्स। पोडा का मतलब क्या होता है? लेग्स, है ना। तो
आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया? जॉइंटेड लेग। अब जॉइंटेड लेग का मतलब क्या हुआ? लेग जॉइन है। जॉइंटेड लेग मतलब लेग जॉइन है। ये हैंड देख रहे हो मेरा? क्या ये पूरा एक सिंगल बोन है या इसमें जॉइंट्स है? जॉइंट होने का बेनिफिट क्या होता है? मूवमेंट अच्छी होती है ना, बस। कॉकरोच के साथ भी ऐसा ही है। उसके जो लेग्स है ना, उसमें जॉइंट्स है। जॉइंट होने के कारण मूवमेंट बहुत अच्छी है। दोनों काम बड़ा अच्छा करता है, डिफेंस भी और ऑफेंस भी, क्योंकि भागता दौड़ता अच्छे से है ना, तो डिफेंस भी अच्छा करता है और ऑफेंस भी अच्छा करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना या ट्रू अबाउट कॉकरोच? इट हैज जॉइंटेड लेग्स। ट्रू। इट हैज जॉइंटेड लेग्स इज ट्रू, क्योंकि इसका फाइलम ही क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल विजिबल फीचर में आप देखोगे ये ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। जनरली इट इज अ ब्लैक और ब्राउन कलर। कुछ कॉकरोचेस होते हैं जो कि ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन भी हो सकते हैं, बट ऐसे कॉकरोच हमारे यहाँ नहीं होते। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल, जहाँ वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ना, उस तरह के रीजन्स में ऐसे कॉकरोच मिलते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो अप टू 3 इंचेस हो सकती है। ये जो नंबर एनसीईआरटी लिखता है ना, इसको आपको रट जाना है। जो नंबर एनसीईआरटी लिखता है इसको क्या करना है? रट जाना है। 35 to 53 मिलीमीटर मान लो लिखा है, रट जाना है। जितना मिलीमीटर सेंटीमीटर वो लिखता है वो आपको याद होना चाहिए। कई बार हो सकता है क्वेश्चन ही वो आ जाए, पूरे कॉकरोच पे एक क्वेश्चन आए और पूछ ले कि इतना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है। तो जितनी एनसीईआरटी लिखता है अप टू 53 सेंटीमीटर जितनी लिखता है वो आपको एब्सोल्युटली क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, कलर ऐसा हो गया, लेंथ ऐसी हो गई। अब हम जब कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉकरोच की जो बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, अब एक और चीज देखो, हेड ट्राइंगुलर, देन द थोरैक्स, दिस इज द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, दिस इज द एब्डोमेन। ठीक है, इस तरह से इसकी बॉडी होती है। अब एक चीज देखो, ये फिंगर एक है ना, ये एक ही फिंगर है, एक से ज्यादा है? इतना डाउटफुल क्यों रहते हो अपने आंसर्स पे? नहीं, क्या पता 2 हो, हमें 1 लग रहा हो। हाँ? क्या पता 2 हो, मैम दिखा रही है हमें 1 ही लग रहा है। ये कितनी फिंगर है? 1। ठीक है, ये फिंगर सिंगल दिख रही है बच्चों, बट अंदर बोन्स 3 है। एक फिंगर में कितने बोन्स है? 3। मतलब एक्सटर्नली 1 लग रही है पर इंटरनली सेगमेंटेड है। इंटरनली क्या है? सेगमेंटेड। इसीलिए आप ऐसे भी फोल्ड कर पा रहे हो। एक ही होता तो ये फोल्ड नहीं होता। आप बैक बोन्स बोलते हो या बैक बोन बोलते हो? बोन बोलते हो ना, या बैक बोन्स है हमारे? बैक बोन है ना, पर बैक बोन है आपकी, पर है वो सेगमेंटेड इंटरनली। 26 बोन है उसमें। कितने बोन है? 26। ठीक है, बट बोलते क्या हो? बैक बोन। मतलब सेगमेंटेड क्या है? इंटरनली। कॉकरोच में उल्टा है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। कॉकरोच में सेगमेंटेशन कैसा है? एक्सटर्नल। जैसे कि जब आप उसका ये वाला एरिया देखोगे, ये थोरैक्स है, तो थोरैक्स में आपको ऊपर से देखने में 3 सेगमेंट दिखेगा, बट जब आप अंदर से उसको खोलोगे तो वो पूरी कैविटी 1 है। वो पूरी कैविटी क्या है? 1। देखो एग्जाम्पल देखो, ये थोरैक्स है हमारा, ठीक है, और ये एब्डोमेन है। ठीक है, ऐसे ऊपर से देखने पे आपको सेगमेंटेशन दिख रहा है कि थोरैक्स और एब्डोमेन अलग है। ये पूरा तो 1 लगता है ना, दिस कंप्लीट इज 1। बट जब आप अंदर से खोलोगे दोनों कैविटी अलग है, क्योंकि बीच में डायफ्राम है। बीच में क्या है? डायफ्राम। तो अंदर से ऊपर थोरैसिक कैविटी है और नीचे क्या है? एब्डोमिनल। पर ऊपर से क्या दिख रहा है? ये पूरा 1 दिख रहा है। तो हमारा सेगमेंटेशन क्या है? इंटरनल। हम कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारा सेगमेंटेशन क्या है?
इंटरनल। कॉकरोच में उल्टा है, ऊपर से कितना दिखेगा 3, काटोगे और खोलोगे तो कैविटी कितनी है 1, कैविटी कितनी है 1। एब्डोमेन में ऊपर से 10 सेगमेंट दिख रहे हैं, ऊपर से सेगमेंट कितने दिख रहे हैं 10, काटोगे खोलोगे तो कैविटी कितनी है 1, ठीक है। तो सेगमेंटेशन कैसा है एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉकरोच की बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। कैसा सेगमेंटेशन है एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं सेगमेंटेशन, तो हेड, कितने पार्ट्स हैं कॉकरोच की बॉडी में 3, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज, एडल्ट, अगर आप एडल्ट में देखोगे, एडल्ट में तो हेड में तो सेगमेंट नहीं दिखता, हेड एक ही दिखता है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट दिखते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली आपको एक बात और याद रखनी है, हेड दिखता सिंगल है, हेड में मैंने सेगमेंट बनाया क्योंकि दिखता नहीं है, पर एम्ब्रियो जब ये था, जब ये बेबी था, डेवलप हो रहा था, तो ये 6 सेगमेंट्स का बना हुआ था। कितने का बना था? तो अब 6 से 1 कैसे रह गया? 6 से 1 कैसे रह गया? फ्यूज्ड हो गया। सेगमेंट्स क्या हो गए? ये आपको याद रखना है डेटा, ठीक है। हेड सिंगल होता है, कोई सेगमेंट नहीं दिखता, पर एक्चुअली में कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना है 6। थोरैक्स में कितने सेगमेंट है 3, एब्डोमेन में कितने 10, ठीक है। अब आप घर जाके आज कॉकरोच पकड़ के विंग्स हटा देना, विंग्स हटाओगे तभी दिखेगा ना, विंग बॉडी को कवर करती है। तो आप ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से विंग हटा दोगे देखोगे ना, तो कहोगे मैम ये तो पूरा एक ही है, सेगमेंट ही नहीं दिख रहा। आप देखोगे ना कॉकरोच को तो पूरा एक ही दिखेगा, सेगमेंट ही नहीं दिखेगा। आप कहोगे मैम ये तो दिख ही नहीं रहा, सेगमेंट नहीं दिखता। रीजन होता है, जैसे हमारे बॉडी की कवरिंग है ना, व्हाट इज दिस? स्किन। हमारे बॉडी का एक्सोस्केलेटन स्किन है, हमारे बॉडी का एक्सोस्केलेटन क्या है? स्किन है। वैसे ही बच्चों कॉकरोच की बॉडी का एक्सोस्केलेटन एक हार्ड मटेरियल का बनता है जिसको काइटिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं, ठीक है। इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिन, काइटनस एक्सोस्केलेटन। काइटनस एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना हुआ, ठीक है। अब आप अगर वैसे देखोगे तो इरेजर है, देखो ये कॉकरोच का एक सेगमेंट है, ये कॉकरोच की बॉडी का एक सेगमेंट, ये कॉकरोच ऐसे, ठीक है, ये उसके बॉडी का अपर सेगमेंट है, ठीक है। तो काइटनस स्केलेटन कितने तरफ होगा? टॉर्सल। कॉकरोच ऐसे खड़ा है, ऐसे है ना, तो पैर नीचे की तरफ, तो ये अपर सरफेसेस टॉर्सल। हम खड़े हैं ना, हम नॉर्मली हर एनिमल ऐसे होता है फेस डाउन, तो ये क्या होता है? डॉर्सल, है ना। तो ये कॉकरोच का ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल। अपर सरफेसेस डॉर्सल, अंडर सरफेस वेंट्रल, ये साइड वाला लैटरल, साइड वाला लैटरल। तो स्केलेटन डॉर्सली होगा, स्केलेटन डॉर्सली तो होगा, बता तो दिया। स्केलेटन वेंट्रली होगा और स्केलेटन लैटरली होगा। लैटरल कितना प्लेट है? स्केलेटन का 2 प्लेट, 1 and 1, राइट एंड लेफ्ट। एक प्लेट डॉर्सल, एक प्लेट वेंट्रल, ठीक है। एक पार्ट पे कितने प्लेट्स है स्केलेटन के? 4, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल एंड 2 लैटरल। सबका नाम अलग अलग दे दिया है, ये डॉर्सल स्केलेटन, ये वेंट्रल, ये प्लूरल, ये लैटरल, सबका नाम दे दिया। ओके मैम क्यों दे दिया, सेम ही तो है, फिर भी नाम दे दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। डॉर्सल साइड पे जो स्केलेटन है उसको स्टर्नम कहते हैं। डॉर्सल साइड पे जो स्केलेटन है उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इतने टर्म्स है ना, मतलब 10,000 टर्म है कॉकरोच पढ़ने में, जो आप पहली बार सुनोगे, ठीक है।
बट धीरे धीरे सुनना है, समझना है, एब्जॉर्ब करना है, जहां दिक्कत आए अंडरलाइन करके दोबारा पूछना है, ठीक है? हाँ, बता रही तो रही हूं, अभी सुनो ना। डॉर्सल इज द अपर साइड, ये बॉडी का कौन सा साइड है? अपर साइड, डॉर्सल, ठीक है? कोई भी एनिमल होता है वो ऐसे ही होता है ना, या वो ऐसे खड़ा रहता है? ऐसे रहता है ना, हम खड़े हैं वो थोड़ी खड़ा रहता है, ऐसे रहता है, और कंगारू रहता है, ठीक है? बट फिर भी वो 4 लिम्स पे ही चलता है, 2 लिम्ब पे वो हमारी तरह वॉक नहीं कर सकता, चलने के लिए 4 ही यूज होते हैं, है ना? नाउ सी, ऐसा ये जो अपर सरफेस है दिस इज कॉल्ड डॉर्सल, इसको क्या कहते हैं? डॉर्सल। इस साइड जो स्केलेटन है वो स्टर्नम कहलाती है, स्टर्नम। ये कौन सा प्लेट है? वेंट्रल। इस साइड जो स्केलेटन है इसको टर्गा कहते हैं, टर्गा, टर्गा या टर्गम, टर्गा या टर्गम। और साइड में जो स्केलेटन होता है उसको प्लूरा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लूरा। तो वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ द स्केलेटन इज स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ द स्केलेटन इज टर्गम, लैटरल साइड ऑफ द स्केलेटन इज प्लूरा। हाँ प्लीज आइए ना, प्लूरा, ठीक है? लाइए ना। सुरभि, सुरभि शशि कौन है बैच पे? यस, यास्मिन, तनिष्का, विवेक कुमार, अली हुसैन, अली हुसैन, श्रुति कुमारी, इतने बच्चे हैं, रानी कुमारी। तो दैट इज अबाउट द स्केलेटन, स्टर्नम, टर्गम एंड द प्लूरा, ठीक है? अब दूसरी बात, मैंने क्या बोला, उसके विंग्स हटा के देखोगे तो आपको उसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी अलग अलग नहीं दिखेगा, पूरी बॉडी एक साथ दिखेगी। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी अलग अलग नहीं दिखेगा, पूरी बॉडी एक साथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक पार्ट का स्केलेटन दूसरे पार्ट के स्केलेटन से अटैच है, एक पार्ट का स्केलेटन दूसरे पार्ट के स्केलेटन से क्या है? अटैच। तो पूरा स्केलेटन एक जैसा लगता है, पूरा स्केलेटन क्या लगता है? एक जैसा लगता है, ठीक है? इसी वजह से आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी अलग अलग नहीं पता। हाँ, विंग्स वगैरह हटाओगे, फिर उसके स्केलेटन को रिमूव करोगे, तब आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन उसका विजिबल होगा, देन द हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन विल बी विजिबल। मैंने क्या बोला आपको? कॉकरोच की बॉडी पे कैसा स्केलेटन है? काइटनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है? क्या चीज? काइटनस एक्सोस्केलेटन है। ये जो काइटनस एक्सोस्केलेटन है इसके टॉर्सल प्लेट को आप कहते हैं स्टर्नम, एक तरफ डॉर्सल है, इसके वेंट्रल प्लेट को आप कहते हैं टर्गम या टर्गा बोल लो, एक प्लेट वेंट्रल, और इसके लैटरल, लैटरल कितनी प्लेट होंगी? 2, वो आप कहते हैं प्लूरा, ठीक है? और एक पार्ट का स्केलेटन दूसरे पार्ट के स्केलेटन के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड। स्केलेटन एक पार्ट का दूसरे पार्ट के स्केलेटन के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड होता है बाय उस मेम्ब्रेन को आप कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। स्केलेटन का एक पार्ट जो दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं आप? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए बच्चों जब आप कॉकरोच को देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा स्केलेटन एक ही है, बट एक ही नहीं है, है अलग अलग, पर आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। कैसे फ्यूज्ड है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के साथ। इट इज फ्यूज्ड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। समझ आ गया? कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3। कौन से 3 पार्ट है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कैसा सेगमेंटेशन है? एक्सटर्नल। नंबर ऑफ सेगमेंट आपको लिखवा दिए हैं। फिर उसके बाद बॉडी पे काइटनस एक्सोस्केलेटन है। काइटनस एक्सोस्केलेटन की 4 प्लेट्स हैं, 2 लैटरल, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल प्लेट।
चारों प्लेट्स आपस में हर पार्ट का क्या है, फ्यूज्ड। कैसे? बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसका एक्सटर्नल फॉर्म है। अब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि जब आप हेड देखोगे, जैसे हमारा हेड देखो क्या क्या दिख रहा है, मैं बोलूंगी हमारे हेड की मॉर्फोलॉजी बताओ। 2 आईज, 1 नोज, देन 2 लिप्स, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में टीथ, है ना, हेयर प्रेजेंट ऑन द हेड, ये सब, ईयर, वेरी गुड, बस ऐसे ही। और क्या? टंग, हाँ मतलब बक्कल कैविटी में टंग, वेरी गुड, है ना। तो अब वैसे ही कॉकरोच, ऐसे कॉकरोच का पढ़ोगे कि हेड में क्या दिखेगा, थोरैक्स में क्या दिखेगा और एब्डोमेन में क्या दिखेगा। ठीक है, अच्छा हमारे थोरैक्स पार्ट को देखोगे तो क्या दिखेगा, यू विल से 2 हैंड्स अटैच, बोलोगे ना, बोलोगे लोअर एब्डोमेन पार्ट में क्या दिखेगा, तो 2 लेग्स अटैच। तो वैसे ही इसमें भी विंग्स अटैच दिखेंगे, लेग्स अटैच दिखेगा, विंग्स अटैच एंड लेग्स अटैच दिखेगा। ठीक है, हाँ बताओ। वेंट्रल का, वेंट्रल का डॉर्सल स्टर्नम नहीं है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, दिखाना। टर्गाइट डॉर्सली, जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट बच्चों, वेंट्रल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को ही, थोड़ा सा बच्चों सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। डॉर्सल में देयर विल बी द स्टर्नम, सॉरी सॉरी, डॉर्सल में अगेन देयर विल बी द टर्गम, डॉर्सल में टर्गम एंड वेंट्रल में स्टर्नम, सॉरी एंड थैंक्स फॉर द करेक्शन। ठीक है, बस नाम में चेंज हो गया है। डॉर्सल में डॉर्सल, बट आपको साइड याद रखनी है, डॉर्सल कौन सी साइड है, अपर साइड, अभी भी मेरे को ऐसा ध्यान है, डॉर्सल में स्टर्नम, ठीक है, डॉर्सल में टर्गम एंड वेंट्रल में स्टर्नम। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। आप देख रहे हो इतनी बार पढ़ाने के बाद मेरे को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देख रहे हो आप, इतनी बार पढ़ाने के बाद मैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैं अभी जैसे सोच रही हूँ हाँ डॉर्सल ये है, वेंट्रल ये है, तो अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो यू आर स्टडिंग दिस थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैंने बोला ना एनसीईआरटी आपको कम से कम 11th में 5 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है आपको, 5 बार पढ़नी। ठीक है, दूसरी एक और चीज मैं अभी देख रही थी, इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, जो स्केलेटन है ना, अब एक और टर्म आप बोलोगे हो गया, इन सारी प्लेट्स को मिला के बोलोगे, सारी प्लेट को मिला दोगे, तो सारी प्लेट को मिला दोगे तो इसको बोला जाएगा स्क्लेराइट। सारी प्लेट को मिला दोगे तो क्या बोला जाएगा, स्क्लेराइट। तो क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज, आ सकता है क्वेश्चन, डॉर्सल स्क्लेराइट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे डॉर्सल स्क्लेराइट को, टर्गम, वेंट्रल स्टेराइट इज कॉल्ड एज स्टर्नम एंड लैटरल इज कॉल्ड एज प्लूरा। लैटरल शायद दिया नहीं है ना एनसीईआरटी में, लैटरल दिया नहीं है, बट लैटरल इज प्लूरा, लैटरल को क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सी द वेरी बेसिक लेवल आपके क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है, हेड, देन दिस यू कैन सी एज द thorax and then this is the abdomen। ठीक है, एब्डोमेन, एक मिनट अभी इसको लिख भी लेते हैं, बस एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं, पर डायग्राम आएगा कौन सा, हमेशा डायग्राम आएगा जो आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप हेड में देखोगे ना तो आपको यहां पर डार्क ब्लैक स्पॉट दिखेगा और डार्क ब्लैक स्पॉट के थोड़ा आगे येलोइश स्पॉट दिखेगा। डार्क ब्लैक स्पॉट के थोड़ा आगे क्या दिखेगा, येलो कलर का स्पॉट दिखेगा। जो डार्क ब्लैक स्पॉट है ना उसको कहते हैं ओसिलाई, और जो येलो स्पॉट है ना उसको कहते हैं कंपाउंड आई। उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड आई। आपकी एक आई में कितनी लेंस है, एक आई में एक ही लेंस है, कॉकरोच के एक आई में 2000 लेंस है। कॉकरोच के एक आई में कितने लेंस है, 2000। तो आपकी आई क्या है, सिंपल,
आपकी आई क्या है? सिंपल। और इसकी आई क्या है? कंपाउंड। इसकी आई क्या है? कंपाउंड। ठीक है, सबसे बेसिक कंपाउंड आई यही है कि इट हैज मल्टीपल लेंस, इट हैज मल्टीपल लेंस है। तो जैसे आपको ये एक चीज की कितनी इमेज दिखती है? एक दिखती है ना। कॉकरोच इसको एक नहीं देखेगा, कॉकरोच इसको 2000 छोटे छोटे पार्ट्स में देखेगा। कॉकरोच इसको 2000 क्या देखेगा? छोटे छोटे पार्ट्स में देखेगा, उसको मिला के उसकी एक इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज का रेजोल्यूशन क्या होगा? वेरी हाई। इमेज का रेजोल्यूशन क्या होगा? वेरी हाई होता है। ठीक है, विजन के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर आपस में बात करने लगते, डिस्कशन। कंपाउंड आई पता चल गया। अब ये ऑसिलाई क्या है? ऑसिला, जितनी चीजें एनसीईआरटी डायग्राम में मार्क करता है, थ्योरेटिकली उसके बारे में लिखे ना लिखे आपको पता होना चाहिए। ऑसिलाई जो एनसीईआरटी ने मार्क किया है बच्चों, इसको रिड्यूस्ड सिंपल आई कहते हैं। आप ये टर्म याद कर लो, किसी ऑर्गन के आगे अगर रिड्यूस्ड लगा है मतलब वो स्ट्रक्चर दिख तो रहा है पर काम नहीं कर रहा, दिख रहा है पर काम नहीं कर रहा, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि कंपाउंड आई है ना, तो इसकी सिंपल आई क्या होती है? नॉन फंक्शनल। सिंपल आई क्या होती है? नॉन फंक्शनल। ठीक है, हेड में ये दिख गया, ऑब्वियसली माउथ दिखेगा। ऑब्वियसली क्या दिखेगा? माउथ। और माउथ में दिखेंगे माउथ पार्ट्स। आपके माउथ पार्ट दिखते हैं? आपके माउथ पार्ट्स क्या है? लिप्स, टीथ, टंग, यही है ना। इसके भी ऐसी माउथ पार्ट है, पढ़ोगे आप। एंड लास्ट चीज जो आपको यहां पे दिख रही है, दैट इज द एंटेना। दैट इज द एंटेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिलामेंटस एंटेना। फिलामेंटस, फिलामेंटस एंटेना। अब ये फिलामेंटस क्या होता है? फिलामेंटस होता है अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, जिससे एंटेना का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसके एंटेना पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। इसके एंटेना पे भी क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हेड में आप क्या क्या पढ़ोगे? हेड में आपको आई पढ़ना है, हेड में आपको माउथ पार्ट पढ़ना है, और हेड में आपको एंटेना पढ़ना है। ठीक है, फिर आ गया थोरैक्स। फिर क्या है? थोरैक्स। कितना सेगमेंट है थोरैक्स का? 3। पहला प्रोथोरैक्स, दूसरा मीजोथोरैक्स, लास्ट में मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, कितने लेग्स थे इसके? 6। तो हर थोरैसिक सेगमेंट से अटैच्ड 1 पेयर ऑफ लेग। एक प्रोथोरैसिक हो गया, एक मीजोथोरैसिक हो गया, और एक मेटाथोरैसिक हो गया। 3 ऑन द राइट साइड, 3 ऑन द लेफ्ट साइड। तीनों थोरैसिक सेगमेंट से अटैच 1 पेयर ऑफ लेग्स, पेयर्ड लेग्स, 1 ऑन द राइट साइड, 1 ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, प्लस मीजो और मेटाथोरैक्स से विंग्स भी अटैच होती हैं। मीजो और मेटाथोरैक्स से क्या अटैच होती हैं? विंग्स अटैच होती हैं। मैंने क्या बोला? मीजो और मेटा से। तो लेग्स कितने पेयर है? 3। पर विंग्स कितने पेयर होगा? लेग्स 3 पेयर और विंग्स 2 पेयर। ये थोरैक्स होगा, इसको अभी पढ़ेंगे और डिटेल में। लेग्स कैसा है, विंग्स कैसा है, ये भी पढ़ना आपको। और लास्ट में आ गया एब्डोमेन। लास्ट में क्या आ गया? एब्डोमेन। एब्डोमेन में कुछ ओपनिंग्स दिखती हैं, वो आप पढ़ोगे, लाइक द एनल ओपनिंग। ठीक है, जेनाइटल ओपनिंग। जैसे ह्यूमन के टर्म में जेनाइटल ओपनिंग होती है, जहां से या तो मेल में स्पर्म बाहर आएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, या फीमेल में स्पर्म अंदर जाता है, वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, या यूरिनरी ट्रैक की ओपनिंग, या डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग। तो वैसे ही इसमें भी ओपनिंग्स है। इसके भी एब्डोमेन एरिया में क्या है? ओपनिंग। बट इसको जेनाइटल पोर भी कहते हैं। जेनाइटल ओपनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनाइटल पोर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोनोपोर। जेनाइटल पोर को क्या कहते हैं? गोनोपोर। तो मेल में मेल गोनोपोर, फीमेल में फीमेल गोनोपोर। और डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग को क्या कहेंगे? एनस। वो भी दिखेगा। ठीक है, तो कहां पे क्या दिखता है? वो एब्डोमेन में पढ़ेंगे। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एब्डोमेन। थोड़ा थोड़ा पता चला?
कलर क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, बॉडी पे कैसा स्केलेटन है। स्केलेटन के प्लेट को क्या कहते हैं, स्क्लेराइट। स्क्लेराइट चारों तरफ की होगी। स्क्लेराइट आपस में क्या होगी, फ्यूज होगी। फ्यूज किससे होगी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से होगी। ठीक है, फिर हेड में क्या दिखेगा, थोरैक्स में क्या दिखेगा, और एब्डोमेन में क्या दिखेगा। ठीक है, ये अभी आपने बहुत बेसिक पढ़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, और फिर इसके सिस्टम्स पढ़ने हैं। फिर इसके क्या पढ़ने हैं आपको, सिस्टम्स पढ़ने हैं। ठीक है, तभी मैंने कहा था कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब आप ह्यूमन बॉडी पढ़ लेते हो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ पढ़ना आसान लगता होगा, बट पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ के भूलो तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी भूल गई थी, तो रिवाइज कर लेना है। अभी उसको क्या करना है, रिवाइज। बस मेरे साथ बेनिफिट ये है कि मेरे को एग्जाम नहीं देना। आप भूल गए तो -5 हो जाएगा। -1 होता है, -5 होता है, -5, क्योंकि आपने गलत अटेम्प्ट किया तो किसी और को +4 मिल रहा है और आपको -1, तो उसके और आपके मार्क्स का डिफरेंस हो गया -5। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव मार्क्स। बट एट द सेम टाइम फिर ये बोलने का मतलब नहीं है कि पेपर में आप 100 क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाओ कि मैम नेगेटिव नहीं किया, देखिए छोड़ के आ गए हम। एक्यूरेसी इज द थिंग जो कि नीट के लिए चाहिए। और सडनली 2 साल बाद कुछ जादू हो जाएगा कि एक्यूरेसी आ जाएगी। जो एक्यूरेसी आपके पेपर में होगी वही एक्यूरेसी आपके नीट में होगी। मतलब मैं आपको सही बता रही हूँ बच्चों, 14 ईयर्स में मैंने आज तक नहीं देखा, खुद को नहीं देखा कि बिना ऐसा कोई बच्चा हो ना जो अपना टैलेंट छुपा के रख ले, जो एग्जाम में परफॉर्म ना करे और सडनली आ जाए रिजल्ट वाले दिन मैम मेरा तो नीट हो गया। होता ही नहीं है। जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं वही नीट क्लियर करते हैं। 20-30 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है लास्ट टाइम तैयारी में, बट ऐसा कोई नहीं दिखा जो टैलेंट छुपा के रख लिया कि 200-300 नंबर आ रहे थे और नीट में उसके 600 प्लस आ जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बार बार इसलिए क्यों बोल रही होंगी बार बार मैं ये बात, आपकी क्लास में बार बार मैंने कम से कम 100 बार ये बात क्यों बोल दी कि कहीं तो देखा है ना कि पूरे बैच में 5 बच्चे भी नहीं कंसिस्टेंट रह पाते। मैं बता रही हूं आपको, 5 भी नहीं रह पाते। टोटल इतनी बड़े 100 बच्चों की क्लास में 5 भी नहीं रह पाते। आप खुद देख लोगे, अभी 1 से 2 महीने बाद आप देख लोगे, 5 भी नहीं रह पाते हैं। आके बोलते हैं मैम बैकलॉग हो गया, ये लॉग हो गया, वो लॉग हो गया। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बच्चों की पढ़ना ज्यादा है तो कैसे पढ़ोगे, स्टडी टाइम बढ़ा के 10th वाला ड्रामा नहीं चल सकता। मम्मी पापा को दिखा दिया, 2-4 घंटे कूद फांद के पढ़ लिए और आ गए 99% मार्क्स। ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 10th में भी ऐसे ही आ जाते हैं, बट कंपैरेटिवली वेरी इजी सिस्टम है। पूरा सिलेबस पढ़ते हो आजकल आप 10th तक, वो भी पढ़ना बंद कर दिया है और यहाँ आप पे प्रेशर डाल दिया है। आई वेरी वेल अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम जो है, 10th में सिलेबस को आधा पढ़ाते हैं आपको, फाइनल एग्जाम दो आधा सिलेबस पढ़ के, और यहां बोल रहे हैं कि नीट क्लियर करो 2 साल का सिलेबस पढ़ के और उसको 2 साल याद करके। इसीलिए बोल रही हूं ना, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इज वेरी टफ। इंपॉर्टेंट तो है ही पर टफ है, वेरी टफ है। पर जो करेगा आप में से ही देखना वो रिजल्ट आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब लिख लो इसको जल्दी, राइट डाउन, हेडिंग डालो, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। फिजिक्स कर रहे हो बच्चों अच्छे से, फिजिक्स करो शुरू से। ठीक है, और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, सुन सुन के टर्म्स ऐसे ऐसे आंख बनाते रहते हो, दिखाई देता है मेरे को। नहीं, राइट ऑन कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये टॉपिक खुद हम लोग लास्ट में पढ़ाना चाहते हैं बट अभी स्केड्यूल्ड में है तो पढ़ा रहे हैं। कॉकरोच राइट डाउन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना लिखा हुआ है वहां ऊपर। ये इतने पीछे क्यों बैठते हो तुम, आगे की सीट खाली है तो अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ा ऐसे लगता है कि बिल्कुल अकेले पढ़ रहे हैं क्लास में, आगे पीछे बिल्कुल खाली रखे। हाँ, लिखते हो सारा कुछ, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो ना, क्योंकि 2 साल सब कुछ याद तो नहीं रह पाएगा।
राइट डाउन फाइलम आर्थ्रोपोडा बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में राइट डाउन ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब लेग्स, लेग या अपेंडेज भी कहते हैं। आर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब लेग्स या अपेंडेज, पोडा का मतलब लेग्स या अपेंडेज। अपेंडेज मतलब जिसको हम चलने फिरने में यूज करते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। आर्थ्रोस जॉइंटेड, पोडा लेग्स या अपेंडेज। आपका स्टेटमेंट आएगा कॉकरोच हैज जॉइंटेड लेग, करेक्ट है। कॉकरोच हैज जॉइंटेड लेग, करेक्ट है, ठीक है। फिर लिखो क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा, क्लास इज इंसेक्टा और हेक्सापोडा, इंसेक्टा और हेक्सापोडा। देन राइट डाउन ब्लैक और ब्राउन इन कलर, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। ट्रॉपिकल रीजन में लिख लो ब्राइट रेड, ग्रीन, येलो ऑल्सो फाउंड। ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन ऑल्सो फाउंड। ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन ऑल्सो फाउंड। ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन ऑल्सो फाउंड। ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। लिखा सबने? देन राइट ऑन नेक्स्ट। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। The body is divided into head, thorax, abdomen. Body is divided into head, thorax, abdomen. The body is divided into head, thorax and abdomen. Length 34 to 53 millimeter long. 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 Body is divided into head, thorax and abdomen. लिखा सबने? अब लिखो नेक्स्ट राइट डाउन। The body shows external segmentation. The body shows external segmentation. The body shows external segmentation. Body shows external segmentation. Body shows external segmentation. External segmentation. ठीक है, लिख लो कितना सेगमेंट है। हेड में एक, हेड में एक, और आप उसमें लिखोगे बच्चों 6 सेगमेंट फ्यूज। 6 फ्यूज सेगमेंट का हेड बनता है। 6 सेगमेंट फ्यूज्ड करके हेड बनता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होंगे। थोरैक्स 3 सेगमेंट, नाम लिख लो तीनों का यहाँ पे। प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो, मेटा। लिखा? एब्डोमेन में कितने सेगमेंट? 10। बस काइटिनस एक्सोस्केलेटन लिख लो, 5 मिनट और बस। राइट डाउन। द बॉडी इज कवर्ड विद, द बॉडी इज कवर्ड विद, द बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस exoskeleton, chitinous exoskeleton called as sclerite. Body is covered with chitinous exoskeleton called as sclerite. Chitinous exoskeleton
called as sclerite, called as sclerite, sclerite. स्क्लेराइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, स्क्लेराइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड स्क्लेराइट इनटू तीन पार्ट. डॉर्सल साइड की स्क्लेराइट को क्या कहोगे? टर्गम, टर्गम. वेंट्रल साइड वाली को बोलोगे स्टर्नम, और लैटरल साइड वाले को प्लूरा. टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा. वेंट्रल स्टर्नम, डॉर्सल टर्गम. टर्गम टर्गाइट दोनों ही बोलते हैं. टर्गम बोल लो, टर्गाइट बोल लो, स्टर्नम बोल लो, स्टर्नाइट बोल लो, प्लूरा बोल लो या प्लूराइट बोल लो, एक ही बात है. टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा. देखा? और स्क्लेराइट एक दूसरे से फ्यूज कैसे? द स्क्लेराइट्स आर फ्यूज्ड, द स्क्लेराइट्स ऑफ segments are fused, the sclerites of segments, the sclerites of segment are fused, sclerite of segment are fused by arthrodial membrane. 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 Arthrodial membrane. Sclerite of segment are fused by arthrodial membrane. ठीक है? So this basically हेड वेड में क्या दिखता है नेक्स्ट टाइम लिखेंगे बच्चों. कल आपकी क्लास है, आपको पता है ना. और जिनको भी बोला है, एक मिनट, जिनको आईसीएसई बिहार बोर्ड बोला था एक लिस्ट फटाफट से पेज फाड़ के लिख लो ना. जिनको भी कल बोला है 2:30 बजे आ जाना है, प्लीज डोंट बी लेट. और जिनको मैंने अभी बोला है बिहार बोर्ड एंड आईसीएसई, उनको भी आना है. कितने बजे, कितने बजे आना है? 2:30 बजे, रूम नंबर 305. ठीक है, फटाफट से लिख के दो मेरे को. थैंक यू बच्चों.